प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस कालांश में पढ़ने जा रहे हैं भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञानों से संबंध या अन्य विधाओं से संबंध। आपको पता है कि भाषा विज्ञान केवल हिंदी के लिए नहीं है, बल्कि देश की विदेश की जितनी भी भाषाएं हैं उनका एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और इस रूप से जो अलग अलग शाखाएं हैं ज्ञान की, जैसे व्याकरण हो, साहित्य हो, मनोविज्ञान हो, चाहे भूगोल, इतिहास, तर्कशास्त्र हो, ये सारे के सारे उसको एक तरह से मदद करते हैं और एक दूसरे को अन्योन्याश्रित होते हैं एक दूसरे पर। उसी आधार पर भाषा विज्ञान आगे बढ़ता है। तो यदि व्यावहारिक दृष्टि से जब मनुष्य अपनी अध्ययन क्षमता के सुविधा के अनुसार ज्ञान को चाहे किसी भी रूप में बांटे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम सबसे पहले भाषा विज्ञान और व्याकरण का क्या संबंध है उसको देखते हैं। तो आपको ध्यान है कि ये दोनों इतने समीप हैं कि कई बार लोग भाषा विज्ञान को व्याकरण कह देते हैं और कई बार व्याकरण को ही भाषा विज्ञान मान लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। व्याकरण को वस्तुतः हम एक शास्त्र कह सकते हैं जो इस बात पर बल देता है कि भाषा में कहाँ कैसा प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग शुद्ध है और कैसा अशुद्ध है। जबकि इसके विपरीत जो भाषा विज्ञान है या विज्ञान है, जिसका संबंध इस आदर्श से नहीं है कि भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए, वह तो केवल इस बात को जानना चाहता है कि कब, कहाँ और कैसा प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा का प्रयोग कब हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो वर्णन करता है। कैसा होना चाहिए यह बात व्याकरण करती है। व्याकरण विवरण और वर्णन प्रदान है, तो दूसरी तरफ भाषा जो है वो विवेचन और विश्लेषण प्रदान है। एक और अंतर क्या है कि व्याकरण तो व्याकरण के रूप देकर के चुप हो जाता है, जबकि भाषा विज्ञान क्या करता है, गहराई में जाकर पता लगाता है कि वह रूप क्या है, कहाँ से आया है, कितना पुराना है। ऐसे कई चीज़ें दिखने को मिलती है। तो एक बात तो यह है कि भाषा विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण है। जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है तो भाषा के अध्ययन में एक दूसरे दोनों पूरक तो है ही और एक दूसरे के पूरक भी है। बिना भाषा विज्ञान की जानकारी के अच्छा व्याकरण नहीं लिखा जा सकता। और दूसरी भाषाओं के विश्लेषण में भाषा विज्ञान व्याकरण से जब पर्याप्त सामग्री और सहायता भी लेता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। जैसे व्याकरण का संधि प्रकरण जो है वो भाषा विज्ञान पर आधारित है। दूसरी तरफ भाषा विज्ञान का जो प्रमुख शाखा है रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान, ये सारी की सारी सामग्री व्याकरण से लेता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम आगे बढ़ते हैं। भाषा विज्ञान की जो दूसरी विधा है साहित्य। अब देखें थोड़ा इसको भी कि भाषा विज्ञान जब भाषा के अध्ययन के लिए खास तौर से जीवित भाषाओं के जीवित रूप को छोड़ दिया जाए तो सारी सामग्री साहित्य से ही लेता है। यदि आज हम बात करें संस्कृत हो, अवेस्ता हो या ग्रीक साहित्य हो हमारे सामने नहीं हो, तो भाषा विज्ञान क्या कह पाता, क्या जान पाता कि तीनों भाषाएं एक मूल भाषा से निकली। यदि आदिकाल से आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य हमारे सामने नहीं होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन कैसे करती। तो भाषा का जब तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों ही अध्ययन करने के लिए साहित्य की सहायता होती है और भाषा विज्ञान साहित्य से सहायता लेता भी है। और केवल जीवित भाषाओं के अध्ययन को छोड़कर पुरानी या मृत भाषा चाहे जिस रूप का अध्ययन करना चाहे उसे बार बार साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। और जीवित भाषा में भी यदि क्यों, कब और कैसे के उत्तर के लिए भी उसे साहित्य की छानबीन करनी पड़ती है। जब भाषा विज्ञान साहित्य की सहायता लेकर के कई बार क्लिष्ट अर्थों और विचित्र प्रयोगों का उच्चारण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालता है, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि साहित्य और भाषा विज्ञान भी एक दूसरे के सहायक है, दोनों पूरक हैं। एक विज्ञान है मनोविज्ञान। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान बड़े आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान के माध्यम से ही अपने विचारों को सीधा मस्तिष्क और मनोविज्ञान से जोड़ पाता है, क्योंकि भाषा का संबंध भी मस्तिष्क से है। तो भाषा के जो आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने में भाषा विज्ञान मनोविज्ञान से बहुत सहायता लेता है। और ऐसी स्थिति में अर्थ विज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है। वाक्य विज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान से ही सहायता मिलती है और कभी कभी तो ध्वनि परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए भी मनोविज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो
भाषा विज्ञान है वह मनोविज्ञान पर बहुत कुछ आश्रित है और एक तरह से नई शाखा के रूप में यह प्रकट हो गई है और मनोभाषा विज्ञान के रूप में भी एक नई शाखा अभी नवीन रूप में आई है हमारे सामने। अब आता है शरीर विज्ञान। आप ये विचार कर सकते हैं कि शरीर का यहाँ पर क्या लेना देना, लेकिन भाषा जो होती है मुख से निकलती है और उसके उच्चारण अवयव होते हैं, जैसे स्वर यंत्र होंगे, स्वर तंत्री होंगे, नासिका होगी, कौवा, तालु, दांत, जीभ, होठ, कंठ, मूर्धा, नाक, और इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कान कैसे ध्वनि का ग्रहण करता है, और तो इसको भी अध्ययन करना पड़ता है और शरीर विज्ञान ही उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण भी आँखों से होता है, तो ऐसी दृष्टि में इसका अध्ययन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शरीर विज्ञान का ऋणी भाषा विज्ञान है ही, क्योंकि सुर, लहर, अक्षर, बलघात आदि में शरीर विज्ञान की सहायता के बिना काम नहीं हो पाता। तो आप देख रहे हैं कि व्याकरण भी पूरक है, साहित्य भी पूरक है, मनोविज्ञान भी पूरक है, शरीर विज्ञान भी पूरक है। अब आए हम भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियां भाषा को बहुत प्रभावित करती है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा, वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, अन्न और वहाँ की संस्कृति आदि के माध्यम से भाषा का भी निर्माण होता है। जैसे सोमलता शब्द है तो हमारी जीवित भाषा में नहीं है, लेकिन भौगोलिक कारण से है। तो किसी स्थान में एक भाषा का दूसरा तक प्रसार होना और भाषा में कम विकास होना भी बोलियों का अधिक होने के कारण होता है और भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। जैसे दुर्गम पहाड़ होंगे, रेगिस्तान होंगे, समुद्र होंगे, तो वहाँ पर संपर्क कम होगा तो भाषा का विकास भी कम होगा, और मैदानी भाग होगा तो भाषा उसी रूप में उन्नत होगी। तो ये भूगोल के दायरे में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास की ओर। तो राजनीतिक इतिहास हो, चाहे धार्मिक इतिहास हो, सामाजिक इतिहास हो, इसने भाषा विज्ञान को सदैव प्रभावित किया है। यानी हमारे देश में यदि परतंत्रता हुई है, अंग्रेज आए, अरबी आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए, इन सब लोगों ने अपने में भाषिक शब्द दिए हैं। तो यहाँ की जो भाषा का निर्माण हुआ है तो उसमें अनेक विदेशी शब्दावली हुई और उसका समाहार भी हिंदी में बड़ी आसानी से हुआ है। जहाँ तक धार्मिक इतिहास की बात है तो यहाँ पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक भाषाएं भी हमारे वहाँ पर कई शब्दों के रूप में प्रकट होती है। जैसे उर्दू शब्दों की समस्या, हिंदी शब्दों की समस्या, ये सब धर्म आधारित हैं, तो इनको भी हम गुत्थियों को भाषा विज्ञान के माध्यम से ही सुलझाते हैं। फिर इसी प्रकार से सामाजिक इतिहास होता है। तो समाज का जो इतिहास होता है उसमें परिवार का भाषा क्या है, माँ बाप की भाषा क्या है, भाई बहन की भाषा क्या है, हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं, उसके आधार पर भी नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इतिहास बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा जो भौतिक शास्त्र है, तो मनुष्य जब कुछ कहता है तो ध्वनि उसके मुख से निकलती है और उसके कान तक पहुंचने से पूर्व आकाश में लहरों के रूप में चलती है, और इन लहरों का अध्ययन करने में भौतिक शास्त्र ही हमारी सहायता करता है और ये बताता है कि लहरें किस प्रकार होती है और अन्य ध्वनियाँ और भाषा ध्वनियों की लहरों में क्या अंतर होता है। प्रयोगात्मक ध्वनि शास्त्र जो है उसके अध्येता जो भाषा विज्ञान के इस क्षेत्र में अध्ययन भौतिक शास्त्र से बहुत लाभ उठा रहे हैं। एक जो शाखा है तर्कशास्त्र, ये एक अन्य विधा है। तो तर्कशास्त्र का जो भाषा विज्ञान से ज़्यादा सीधा संबंध तो नहीं है, परंतु वर्णनात्मक विषय न होकर ये व्याख्या प्रदान है भाषा विज्ञान, और व्याख्या में भी जब बिना तर्क के काम नहीं चल सकता और उसे तर्कशास्त्र का ऋणी होना पड़ता है। अर्थ विज्ञान विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त में तर्कशास्त्र से बहुत सहायता ली गई है। एक आता है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान में मानव के विकास का जो विविध दृष्टियों से अध्ययन होता है, जैसे उनकी मर्यादा हो, उनके सामाजिक, मनोविज्ञान, धर्म, अंधविश्वास, पर्व, तो ये बड़े महत्वपूर्ण कारक होते हैं और भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है। तो दोनों ही एक दूसरे से अपने अध्ययन की सामग्री लेते हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में तरह तरह के अंधविश्वास घर करते रहते हैं, जिनका लेखा जोखा मानव विज्ञान में मिलता है, और इन अंधविश्वासों का भाषा पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तो भारत में जैसे कई नाम हमारे रखते हैं, जैसे छेदीलाल, नाथूलाल, जोखूलाल, ये सब अंधविश्वासों के कारण बने हैं। इन शब्दों में ऐसा मान्यता है कि लड़के को जीवित रखने के लिए, बच्चा मर न जाए तो उसके लिए ऐसे ऐसे नाम रख देते थे। स्त्रियां भी जैसे अपने समाज में पति का नाम नहीं लेती, तो इसी तरह से माँ बाप अपने बड़े लड़के का नाम ले, ऐसे कई मान्यताएं हमारे यहाँ पर चलते हैं। तो उनके दूसरे जैसे चेचक को माता कहना, लाश को मिट्टी कहना, जेवर को रस्सी कहना, इस तरह से कई शब्द हैं।
तो घुमा फिरा कर कहने के कारण ऐसे कई शब्द संस्कृति से प्रभावित होते हैं, तो इसके लिए मानव विज्ञान का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो अंतिम कारक हमने यहाँ पर दर्शन को लिया है, तो भारत में जो मीमांसक हुए, न्याय दर्शन वाले हुए, इन दार्शनिकों ने अपने विषय पर विचार करते समय भाषा विज्ञान की अनेक बातों पर विचार किया है, और पदों का, वाक्य की सत्ता का, उसका मूल उनका निकालना, जैसे अभी हित्यान्वयवाद के अनुसार तो पद की ही सत्ता है और वाक्य उसी का जोड़ा हुआ रूप है। तो ये दार्शनिक शाखाएं भी भाषा के माध्यम बनते हैं। इसके अलावा समाज विज्ञान, सांख्यिकी, गणित, भाषा शिक्षण, काव्यशास्त्र, यांत्रिकी, ये बड़े कारक हैं जो भाषा विज्ञान के विकसित रूप को उन्नत करने में सहायक होते हैं। तो भाषा विज्ञान का किस तरह से अन्य विधाओं से संबंध है, उसका विवेचन आज हमने किया। इसको आप थोड़ा गहराई से और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें।